Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and I welcome you all to our Pragyan IAS. As you all know, हम लोगों ने लास्ट वीडियो अपनी लाई थी जिसमें हम लोगों ने MCQ, PYQ सॉल्व किए थे। सिर्फ 10 ही MCQ सॉल्व किए थे और हमने बोला था कि इसकी नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे। बट आज नेक्स्ट सीरीज लाने से पहले हम लोग अपने लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग अकाउंट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन कवर करेंगे फ्रॉम द बेसिक, कि जिससे आपके जितने भी डाउट है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ये सब कुछ क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उन सभी को पढ़ते चलेंगे और देखेंगे कि उन टॉपिक्स के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन किस बेसिस पे आते हैं। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। जैसे आप सिलेबस खोलते हो वहां पे फर्स्ट चैप्टर लिखा गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट बेसिक टर्म्स। ठीक है, उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज बेसिकली अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या है। विदाउट नोइंग अकाउंटिंग आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। सो अकाउंट्स पढ़ने से पहले आपको बेसिक वर्ड तो पता होना चाहिए कि अकाउंट्स होता क्या है, और उसके बाद जितनी भी रिलेटेड टर्म्स हैं हम लोग उनको कवर करेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ से डेफिनेशन की बात करूं, यहाँ लिखा गया है अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ फिगरिंग आउट, रिकॉर्डिंग, measuring, classifying, verify, summarizing, decoding and speaking economic statistics। ये बहुत लंबा जा रहा है समझने के लिए। लेट्स सी इसको हम शॉर्ट में कैसे पढ़ते हैं। मैंने उस दिन भी बात की थी कि कोई भी बिजनेस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए शॉप, जहां पे हम लोग अपने कपड़े क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। डेली बेसिस पे एक शॉपकीपर कितने नंबर ऑफ कपड़े सेल कर रहा है उसको आइडिया नहीं है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो कुछ आइटम्स को याद रखेगा, बट मॉर्निंग 10 o'clock से लेके रात के 9 बजे तक उसने कितने कपड़े सेल किए, कितना प्रॉफिट हुआ, इन सबको याद करना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग में कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनको हम लोगों को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि हम लोगों ने कितनी आइटम सेल की, कितने प्राइस पे की और कितना प्रॉफिट हुआ। सो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चीजों को पहले क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब ये मेजर किस फॉर्म में करेंगे, वी ऑलवेज ट्राई टू मेजर इसको मनी की फॉर्म में। अकाउंट्स हमेशा मनी की फॉर्म में ही मेजर करते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ और वहां का वेटर जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से, मतलब हम लोगों को बहुत अच्छे से मील सर्व कर रहा है। अब मैं इस पर्टिकुलर चीज को अपने अकाउंट्स में मेंशन करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा वही चीज अकाउंट्स में मेंशन की जाती है जिसको हम लोग मनी की वैल्यू में मेजर कर सकेंगे। सो जो भी आइटम मनी की वैल्यू में है हम लोग उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकेंड स्टेप बोल रहा है क्लासीफाई करना। नो, व्हाट इज क्लासीफायर? रिकॉर्ड हो गया, मेजर हो गया, ना व्हाट इज क्लासिफिकेशन? सी, हमारे पास मैंने कुछ आइटम्स डेली बेसिस पे रिकॉर्ड की। अब इसमें से कुछ चीजें क्या होंगी, मेरी परचेज की होंगी। मैंने अपनी दुकान पे कुछ सामान परचेज करके लाया, तो जितनी भी आइटम परचेज के रिलेटेड है उसको मैं परचेज अकाउंट में डाल दूंगी। उसके बाद कुछ मैंने क्या की, सेल्स की, उसको मैं क्या करूंगी, सेल्स अकाउंट में डालूंगी। उसके बाद मैंने अपनी शॉप पे कुछ वर्कर्स तो रखे होंगे ना, उन वर्कर्स को मैं क्या दे रही हूँ, सैलरी दे रही हूँ, तो मैंने उनको क्या किया, सैलरी अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, सो क्लासीफाइंग का मतलब होता है जो भी आइटम सिमिलर चीजों से मिलती है उनको एक अकाउंट में डालो, बाकियों को एक अकाउंट में डालो। ठीक है, देन आता है वेरीफाई करो। वेरीफाई इन द सेंस एट द एंड यू हैव टू चेक कि जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं ये रिलेटेड टू चीजें हैं, मतलब सभी के अमाउंट चेक करो, वेरीफाई करो कि हाँ, कि हम लोगों को क्या ये आइटम्स अकॉर्डिंग टू सब चीजों के अकॉर्डिंगली लिखी गई है। नेक्स्ट स्टेप आ रहा है समराइजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। व्हाट इज समराइजिंग? हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड उसका एक क्रक्स निकाल के आते हैं। सो अकाउंट्स में समराइजिंग का मतलब होता है अगर कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है, मेरे एसेट्स कितने हैं,
या तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है, मेरे को कितनी इनकम हुई और मेरे को कितना लॉस हुआ। तो समराइज होता है जितना भी मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की। नाउ इट्स टाइम टू नो उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मेरे कितने एक्सपेंस निकल के आ रहे हैं और मेरे को कितनी इनकम हो रही है। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ए समराइजिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आता है अकाउंटिंग। तो हम लोगों ने समझ लिया व्हाट एग्जैक्टली द अकाउंटिंग इज। सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग सबसे पहले रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करने के बाद उसकी समरी निकालो, और क्या समरी आ रही है उसको यूजर्स के साथ क्या करो, शेयर करो। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं, अकाउंट्स में हमारे पास दो तरह के यूजर्स होते हैं। वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ यूजर। एक को हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? ठीक है, इंटरनल यूजर्स कौन से हुए? जो कंपनी के अपने हैं। ठीक है, इसको एक बार यहां से देखते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन से हुए? हमारे पास दो तरह के यूजर्स होते हैं। वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ यूजर्स, वन इज नोन एज योर इंटरनल यूजर एंड सेकेंड इज नोन एज योर एक्सटर्नल यूजर। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? बट बेसिकली यूजर कौन है? यूजर मतलब जो भी इंफॉर्मेशन एट द एंड हम लोगों ने समरी से निकाली, इस इंफॉर्मेशन को हम लोगों को क्या करना पड़ता है? शेयर करना पड़ता है। और ये इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर होती है? दो तरह के यूजर्स के साथ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर कौन हो गया? लगा लो एक कंपनी का ऑनर है, ये किस में आ जाएगा? इंटरनल यूजर में आ जाएगा। ठीक है, कंपनी में मैनेजर है, ये क्या है? कंपनी के अंदर काम कर रहा है, इसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। थर्ड कौन आ जाएगा हमारे पास? जो कंपनी के सीईओज वगैरह होंगे, ये सारे किस में आ रहे हैं? इंटरनल यूजर में। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर कौन हो गए? इफ आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? सी, हम लोग आजकल क्या करते हैं? शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और उसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। तो हम लोग क्या है? इन्वेस्टर्स हैं। तो हम इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं कि ये कंपनी जो है, ये क्या है? प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसका शेयर मार्केट में इंक्रीज होगा या नहीं होगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल पोजीशन। सो इन्वेस्टर को भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट देयर मनी। सेकंड आते हैं कस्टमर्स। अब कस्टमर्स को क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए? लाइक अगर हम लोग बेबी प्रोडक्ट्स की बात करें,
बेबी प्रोडक्ट्स में जॉनसन बेबी सबसे हाइप पे है, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड्स और भी मार्केट में अवेलेबल है, बट जो ट्रस्ट जॉनसन बेबी ने बनाया हुआ है वो और किसी ब्रांड ने अभी तक नहीं बनाया, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, हम लोग कंपनी का पूरा डेटा चेक करते हैं कि इनके प्रोडक्ट कैसे हैं, ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी तक इनके ऊपर कोई केस आया है या नहीं आया है। सो वी कस्टमर ऑल्सो नीड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन कोई एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय को क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू गो इनटू एन एमएनसी फॉर द जॉब, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो वाई हम लोग विप्रो क्यों चूज करते हैं, अमेजोन क्यों चूज कर रहे हैं, गूगल क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये जो कंपनीज हैं ये आपको हाई पेइंग सैलरी देती हैं। तो हम कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में तभी जॉब के लिए अप्लाई करेगा व्हेन ही और शी नोज कि उस कंपनी में जाने से हमारा पे स्केल भी अच्छा है, हमारी स्किल्स को अच्छे से यूज किया जाएगा। सो दीज आर द टू यूजर्स, और यूजर्स की बाइफर्केशन मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब अपनी अकाउंट्स बुक कीपिंग पे। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे आ रहा है पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पर्पस क्या है, सबसे पहला कि हम लोगों को जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं आगे बिजनेस में जितने भी डिसीजन होंगे वो इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या होंगे, बेस्ड होंगे कि मुझे बिजनेस आगे एक्सपैंड करना है या नहीं करना है। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो वो लॉस क्यों हो रहा है, मुझे क्या स्टेप ले लाने हैं कि उस लॉस को मैं रिड्यूस कर सकूं। तो ये कब पता चलेगा कि मैं लॉस में हूं या प्रॉफिटेबल हूं या मुझे एक्सपैंड करना है, ये तभी पता चलेगा जब मैंने प्रॉपरली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। इन ट्रांजेक्शन्स को पढ़ने के बाद मैं किसी डिसीजन पे आ पा रही हूँ। टेक एन एग्जाम्पल, हम लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया, हम लोग मॉक लगा रहे हैं, मॉक लगाने के बाद अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हम तो हैप्पी हैं, मोटिवेटेड हैं। बट वंस वी स्टार्ट गेटिंग लोअर मार्क्स, हम लोगों को पता चलता है कि यार ये वाला क्वेश्चन गलत है, हमें इस पे ध्यान देना है, ये वाला क्वेश्चन गलत है, हमें इस पे ध्यान देना है। तो ये कैसे पता चला, जब तुम लोगों ने मॉक टेस्ट दिए और उस रिजल्ट को एनालाइज किया। सेम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, उस ट्रांजेक्शन के बाद यू हैव टू एनालाइज कि तुम लोगों को क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस या कैसे एक्सपैंड करना है। नेक्स्ट, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब होता है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ भी हम लोग जो है छुपाए ना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड हम लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं किसी भी कंपनी की, टू नो कि इस कंपनी ने डेली बेसिस पे अपनी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की, इसको क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो हर चीज ट्रांसपेरेंट मैनर से आप लोगों को रिकॉर्ड करनी है। देन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये भी हमारे पास है। जब हम लोगों को टैक्स पे करना होता है ना, हम लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट में क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। सो ये कैसे पता चलेगा, जब हम लोगों ने प्रॉपरली अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। The next topic is the difference between bookkeeping and accounting. यहाँ पे बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है तुम्हारा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अकाउंटिंग अभी मैंने सारा बताया। व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई उसको रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो, इंटरप्रेट करो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। नाउ द टर्म इज बुक कीपिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, अकाउंटिंग एक प्रॉपर हमारे पास प्रोसेस है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। बट अगर मैं बुक कीपिंग की बात करूं, बुक कीपिंग में हम लोगों को जस्ट रिकॉर्ड करनी है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये एक स्लाइटली सा डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। और एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आएगा कि बुक कीपिंग में हम लोग सभी चीजों को लेके चलेंगे, बुक कीपिंग में हमारे पास सिर्फ रिकॉर्डिंग आती है, हम लोग एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाई, समराइज ये कुछ भी नहीं करेंगे।
सो बुक कीपिंग जस्ट कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, और अकाउंटिंग जो है ये प्रॉपर लंबा प्रोसेस है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और इस बुक कीपिंग पे क्वेश्चन जरूर आता है, वो बोलते हैं बुक कीपिंग इज ए डिटेल्ड प्रोसेस जिसमें हम लोगों को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है। नहीं, बुक कीपिंग इज जस्ट कंसर्न विद योर रिकॉर्डिंग, और जितनी भी बाकी प्रोसेस है वो किस में जाएंगे, हमारे पास अकाउंटिंग में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है नेचर क्या है, इट इज अ क्लैरिकल एंड रूटीन इन नेचर एंड इट इज एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ, सी हर एक दुकानदार ने आजकल अकाउंटेंट रखे हैं। अकाउंटेंट का काम क्या है, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है यू हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन। ठीक है, बट हम लोग सीए क्यों रखते हैं? अगर अकाउंटेंट एंड सीए दोनों का काम अगर हमारा सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो सीए इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? सीए का काम होता है ये प्रॉपर स्टेप को फॉलो करना और एक प्रॉपर स्टेटमेंट निकालना। अगर मैं बात करूं बुक कीपिंग क्या है, एक नॉर्मल वर्क है जो अकाउंटेंट हमारे पास क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, स्कोप क्या है, इट इज लिमिटेड स्कोप, इट हैज ए वाइडर स्कोप। अब मेरे को बताओ, किसी एमएनसी में जाओ, अप्लाई करो, जो अकाउंटेंट होगा उसकी कम सैलरी होगी और जो सीए होगा उसकी क्या होगी, अच्छी खासी सैलरी होगी। क्यों? क्योंकि सीए का एक बहुत वाइडर स्कोप है, उसको एक प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है। अकाउंटेंट का क्या है, जस्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, काम खत्म। तो इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन है इट जस्ट हैव टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड, इसमें इसको प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन निकाल के लानी होती है। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन, यू नो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बट व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन होती है किसी भी कंपनी की एसेट्स को चेक करना और उसकी लाइबिलिटीज को चेक करना। एसेट्स मतलब किसी कंपनी की कितनी ऐसी चीजें हैं जो उसकी अपनी है। मैंने उस दिन आपको डिफरेंस बताया था, एसेट हो गए जितनी भी हमारी अपनी चीजें हैं, और लाइबिलिटी क्या होगी, जितनी भी हमारी लोन पे चीजें हैं। सो फाइनेंशियल पोजीशन होता है प्रॉपर एज अर्टन करो कि हमारा कितना एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, प्रॉपर एक क्रक्स निकाल के लेके आओ। ठीक है, अब आता है इट इज अ फर्स्ट स्टेज। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले वी हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन। तो बुक कीपिंग किसके साथ कंसर्न है, रिकॉर्डिंग के साथ। और हमेशा रिकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी चीज का फर्स्ट स्टेप होता है। जब हम लोगों ने किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर दिया, उसके आगे के स्टेप लाइक उसको समराइज करना, क्लासिफाई करना, वो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेज हो जाएगी। सो यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आएंगे, बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग के साथ कंसर्न है और बुक कीपिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप है। अगर अकाउंटिंग की बात करेंगे, अकाउंटिंग डिटेल्ड प्रोसेस है और ये सेकंड स्टेप है, और ये बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होता है। याद रखना, अकाउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर बुक कीपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा एग्जाम में कि इट इज अ सेकंड स्टेप एंड इट ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग के लिए कोई स्किल चाहिए? नहीं चाहिए। बुक कीपिंग के लिए कभी भी कोई स्किल, इतनी हाई फाई स्किल नहीं चाहिए। लाइक जिसको बेसिक अकाउंट्स आता होगा ना, वो अकाउंटेंट का काम इजीली कर सकता है। सो बुक कीपिंग के लिए हम लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए। अब मेरे को बताओ, सीए कोई भी बन सकता है? नहीं, सीए के लिए प्रॉपर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी पड़ेगी। सो अकाउंटिंग काम किसका है, सीए का है। और बुक कीपिंग काम किसका हो गया, नॉर्मल अकाउंटेंट का हो गया, जिसमें हम लोगों को जस्ट बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है। अगर 1-2 महीने का कोर्स करते हैं हम लोग, बुक कीपिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है यहाँ पे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें, वी आर हैविंग 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएं, डिफरेंस इज सो सिंपल। डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर मैं यहाँ पे, चलो पहले बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल को छोड़ देते हैं, पहले कॉस्ट से आते हैं। अगर मैं किसी भी नॉर्मल पर्सन से भी पूछूंगी ना व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट होता है किसी भी चीज को बनाने में कितनी कीमत आ रही है, दैट इज कॉल्ड माई कॉस्ट। सो कहीं पे भी अगर आ जाए कॉस्ट अकाउंटिंग,
कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया कि मैं किसी चीज को क्या कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, और उस प्रोडक्शन में मेरे को जो भी कॉस्ट आ रही है दैट इज कॉल्ड माई कॉस्ट अकाउंटिंग। सिंपल वर्ड्स, हमें ज्यादा डीप में जाने की नीड नहीं है, हम लोगों को सिर्फ बेसिक टर्म्स पढ़नी है और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कॉस्ट क्या हो गया, किसी चीज को बनाने की कीमत। अब मैं कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, उसमें मेरे को कितनी कॉस्ट आ रही है, दैट इज कॉल्ड माई कॉस्ट अकाउंटिंग। बट अब कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, क्यों करना है इसको? करना इसलिए है, जब भी हम लोग किसी प्रोडक्शन यूनिट में होते हैं ना, तो हमारा मेन मोटिव होता है कि हम लोग वहां पे क्या कर सके, अपने किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या कर सके, लोअर कर सके। टेक एन एग्जाम्पल, इस पेन को बनाने में मुझे 20 रुपए लग रहे थे, मैं अब बोलती हूँ इस 20 रुपए लग रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस पेन को बनाने में 10 रुपए कॉस्ट कैसे लेके आऊं। सो इसके लिए मुझे प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। सिंपल, ज्यादा डीप में जाने की नीड नहीं है, इतने में खत्म करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द एजर्टनिंग, मतलब कितनी कॉस्ट आ रही है, then control that cost. We have to control that cost which is involved in the production of goods and services. वही 20 रुपए का पेन बन रहा है, ट्राई टू रिड्यूस इट्स प्राइस सो दैट इसको हम लोग 10 पे लेके आ सके और हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, अब मैं यहीं पे जाती हूँ, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं, सिंपल याद रखो, अकाउंट्स का मतलब पढ़ा अभी हम लोग। अकाउंट्स का मतलब क्या था, वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन, देन समराइज द ट्रांजेक्शन, कम्युनिकेट द ट्रांजेक्शन। ये सब कुछ जो है ये किस में आ रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ रहा है। ठीक है, पहली चीज। अब मैं अगर इसको बताऊं यहाँ से डिटेल में, यहाँ से चेक करते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ वर्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सी, अभी हम लोगों ने अकाउंट्स का मतलब समझा। अकाउंट्स का मतलब क्या था, दैट वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, वी हैव टू क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन, देन वी हैव टू समराइज द ट्रांजेक्शन, देन वी हैव टू कम्युनिकेट इट विद द यूजर्स। ठीक है, ये हम लोगों ने 4 स्टेप्स देखे हैं जो हम लोग अकाउंटिंग में कर रहे हैं। सो कहीं पे भी वर्ड फाइनेंशियल आता है, फाइनेंशियल का मतलब जितनी भी चीजें मनी से रिलेटेड हैं। मैंने स्टार्ट में भी बोला, अकाउंटिंग इज ऑलवेज अबाउट मनी। हम लोग जितनी भी चीजें मनी की फॉर्म में है उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सो फाइनेंशियल का मतलब भी यही हुआ, जितनी भी चीजें पैसे की फॉर्म में है उनको क्या करो, रिकॉर्ड करो, देन यू हैव टू क्लासिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग, देन समराइज एंड कम्युनिकेट। अब समराइज में क्या होता है, यहां से टर्म उठ के आती है कि समराइज में क्या होता है। समराइज में हम लोग सबसे पहले बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, देन वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बस ये 3 चीजें हम लोगों को क्या करनी होती है, समराइज में बनानी होती है। नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या था कि हम लोगों को ये चेक करना है कि हमारी प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आ रही है और उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को कितना रेवेन्यू मार्केट में होगा। ये हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा। सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग यही चेक करते हैं कि मैं कोई चीज बना रही हूं तो उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग चेक करते हैं कि मेरे को कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं इस बार और कितनी इनकम हो रही है इस बार। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग में कॉस्ट चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस चेक करेंगे। ठीक है, नाउ लास्ट इज योर बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ बैलेंस शीट में क्या करेंगे, लेट्स सी। अब नेक्स्ट मेरे पास आती है बैलेंस शीट। अगर तुम लोगों ने PYQ की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने एक चीज बात की थी कि व्हाट आर एसेट्स एंड व्हाट आर लाइबिलिटीज।
ये बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। अब एसेट्स मैंने क्या बताई थी, सिंपल अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में समझे, कोई भी चीज जिसकी ऑनरशिप मेरे कंट्रोल में है, दैट आर कॉल्ड माई एसेट। लगा लो मेरा बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है ये मेरा अपना है, सो ये किस में आ जाएगा, एसेट में आ जाएगा। मेरे वॉलेट में इस टाइम कैश पड़ा है, ये कैश किसका है, मेरा, तो ये किस में आ जाएगा, एसेट्स में आ जाएगा। मेरे पास कोई बिल्डिंग है और उसके पेपर मेरे नाम पे है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माई एसेट। मैंने कोई कार ली है, उसके पेपर भी मेरे नाम पे है, तो दैट इज कॉल्ड माई एसेट। सो एसेट वो सभी चीजें जिन सबकी ऑनरशिप मेरे कंट्रोल में है। द नेक्स्ट इज योर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या आ जाता है, जितना भी मेरा उधार पे है, कितना लोन चल रहा है, कितने बिल मेरे को इस साल पे करने हैं, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं ऐसे लोग जिनसे मैंने पैसा उधार पे लिया है। अब आप बोलोगे मैम लोन भी उधारी पैसा हुआ, क्रेडिटर्स भी उधारी पैसा हुआ, तो डिफरेंस क्या हुआ, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, लोन वो वाला उधारी पैसा होता है जो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है। लगा लो मैंने बैंक से 6 साल के लिए पैसा ले लिया उधार पे, दैट इज कॉल्ड माई लोन। तो लोन क्या हुआ, जिसकी लॉन्ग लॉन्ग पीरियड है, मतलब जिसको मैंने मोर देन 1 ईयर के लिए लिया है, मोर देन 1 ईयर के लिए लिया है। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनकी पेमेंट विद इन 1 ईयर करनी है, विद इन 1 ईयर, इनको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट चेक की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम एक्सपेंस चेक किए, बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज चेक की, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई उसको लेके डिसीजन बनाना, वो किसका काम हो जाता है, मैनेजमेंट का काम हो जाता है। सो मैनेजमेंट इज सिंपल। मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेजमेंट क्या हुआ, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से, उसको इंटरप्रेट करके, उसको एनालाइज करके, अब हम लोगों को क्या लेना है, डिसीजन लेना है कंपनी के लिए। और वो डिसीजन क्या हो सकता है, अगर हम लोग प्रॉफिटेबल हैं, अगर हमारे पास बहुत प्रॉफिट हो रहा है, हम लोगों को आगे एक्सपैंड करना है अपना बिजनेस या नहीं। अगर मेरे को लॉस हो रहा है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे लॉस हो रहा है, ताकि उस लॉस को मैं क्या कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं। अगर इस बार ज्यादा खर्चे हो गए हैं, तो वो खर्चों को कट कैसे करना है, वो सभी किस में आ जाता है, मैनेजरियल अकाउंटिंग में, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। एज यू नो चैप्टर 1 था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जितनी भी बेसिक चीजें थी मैंने पढ़ा दी। अब हमारे पास आती है अकाउंटिंग टर्म्स, और ये बहुत इजी है, इसको हम लोग इजी वे में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग आगे लेके कैसे जाते हैं, और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहले आ रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शन। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ क्या, ओके, वर्ड है ट्रांजेक्शन। व्हाट इज ट्रांजेक्शन, अगर इसको हम लोग सिंपल भाषा में पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन होता है डेली बेसिस पे लेन देन करना, ठीक है। कैसा लेन देन, मेरी शॉप है, मैं कहीं से सामान परचेज करके आई, उस सामान को आगे मैंने क्या किया, सेल किया, सेल करने पे मेरे को क्या मिला, मनी मिली। सो ये क्या हुई, डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन हुई। सो ट्रांजेक्शन होता है, मैंने सामान बेचा, मेरे को पैसे मिले, मैं सामान खरीद के लाई, मैंने वहां पे पेमेंट की। सो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है, बट मेन चीज याद रखना, हमेशा मनी की फॉर्म में है, अकाउंट हमेशा मनी की फॉर्म में आएगा। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हुई, एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर पैसा जो है इन्वॉल्व है, ठीक है, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओनली ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मोनारिटी टर्म्स। वही मोनारिटी मतलब मनी की फॉर्म में, जितनी भी ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में होगी वही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल।
कैपिटल इज द इजीएस्ट थिंग। लोग कैपिटल को ना गलत फॉर्म में इंटरप्रेट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल। मैंने आपको क्या बोला था, इस वे में क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो इजी हो जाए। अब देखो, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरा मन कर रहा है मेरे को ना फैक्ट्री डालनी है। किसकी डालनी है? लूज टी शर्ट्स की। टी शर्ट्स की फैक्ट्री डालनी है। इस फैक्ट्री को डालने के लिए मेरे को पैसा तो चाहिए होगा, बिकॉज आई नीड बिल्डिंग, आई नीड मशीनरी, आई नीड लेबर, आई नीड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन सभी को करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सो सिंपल फॉर्म में व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल वो वाली मनी जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सिंपल। अगर मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मैं पैसा यूज कर रही हूँ वो मेरे पास क्या है? कैपिटल। So capital refers to the amount of money or asset invested by the owner in the business. It represents the owner claim of the asset of the business. ये टेक्निकल वर्ड्स हो जाते हैं, तुम्हें सिर्फ मतलब समझना है जिससे तुम लोग डेफिनेशन को इंटरप्रेट कर सको। वही मनी इन्वेस्ट किया गया ऑनर के द्वारा बिजनेस में, वही आ गया जो मैंने आपको समझाया अभी। नाउ व्हाट आर ड्राइंग्स? अब हमारे पास नेक्स्ट है कि ड्राइंग्स क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन क्या है? ड्राइंग्स आर द कैश, ड्राइंग्स आर द गुड्स withdrawn by the owner from the business. This is called drawing. अब आप बोलोगे ये तो समझ नहीं आया। ठीक है, कैसे? सी, मेरी दुकान पे कुछ टी शर्ट्स पड़ी हैं, टी शर्ट्स हैं। इस टी शर्ट को क्या किया मैंने? निकाला और खुद के लिए यूज करने लगी। सिंपल भाषा में ड्राइंग्स होता है जब भी मैं अपने बिजनेस में से पैसा निकालूंगी या कोई भी सामान निकालूंगी अपने पर्सनल यूज के लिए। अपने किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। ये चीज याद रखना, ड्राइंग्स ऑलवेज फॉर द पर्सनल। जहां पे भी वर्ड पर्सनल यूज आ जाएगा, चाहे वो मैं बिजनेस की गाड़ी यूज कर रही हूँ, बिजनेस के कपड़े यूज कर रही हूँ, बिजनेस का पैसा यूज कर रही हूँ, कोई भी चीज मैं बिजनेस की यूज कर रही हूँ फॉर माई पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड माई, सॉरी, दैट इज कॉल्ड माई ड्राइंग्स। ठीक है, बेसिक टर्म ढूंढना, जहां पे पर्सनल यूज दिखा है वो सीधे मेरी ड्राइंग्स हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास आ रहा है एसेट्स। एसेट्स का मीनिंग मैंने बता दिया, बट यहाँ से एक बार डेफिनेशन को वापस से चेक कर लेते हैं। एसेट आर द रिसोर्सेज ऑन्ड बाय द बिजनेस। वही मतलब आया, मैंने क्या बोला था? एसेट वो सारी चीजें जिसकी ऑनरशिप मेरे अपने नाम पे है। ऑन्ड का मतलब भी क्या हुआ? जो मेरी अपनी है। दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। हमेशा इकोनॉमिक वैल्यू, मोनेटरी वैल्यू मतलब मनी की फॉर्म में। ठीक है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट, यस। मेरे पास कैश था, कैश को यूज करके मैं बिजनेस एक्सपैंड कर सकती हूँ। मेरे पास कार है, मैं कार को यूज करके डिलीवरीज कर सकती हूँ, होम टू होम डिलीवरी। मेरे पास बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को यूज करके मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, तो वो एसेट्स ही हुए ना। सो ये सारी चीजें किसमें आ गई? एसेट्स में आ गई। अब एसेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। वन इज योर करंट एसेट्स, सेकेंड इज योर नॉन करंट एसेट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड नॉन, को देखते हैं। ओके, हमारे पास आ रहा है एसेट्स, मेरे पास आ रहा है एसेट्स। ठीक है, मैंने बोला एसेट्स जो हैं ये दो तरह के हैं। वन इज नोन एज योर करंट एसेट्स, सेकंड इज नोन एज योर नॉन करंट एसेट्स। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये ध्यान से डिफरेंस देखना, ये डिफरेंस क्वेश्चन आएगा। करंट एसेट्स, कहीं पे भी वर्ड करंट है, करंट एसेट मतलब जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन है। सिंपल भाषा के लिए जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन है, और वी कैन से जिसको इजिली हम लोग कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं मतलब समझाती हूँ डिफरेंस। नॉन करंट एसेट्स वो हुए जिनका लॉन्ग ड्यूरेशन है, जिसका लॉन्ग ड्यूरेशन है। ठीक है, और इसको टाइम लगता है टू कन्वर्ट। टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन, वही मतलब हो गया यहाँ से कि टाइम लगता है पैसे में कन्वर्ट होने। कैसे?
अब समझते हैं। मैंने आपको एसेट्स की एग्जांपल दी थी ना, एक एग्जांपल दी थी कैश की, एक एग्जांपल दी थी बैंक की, एक एग्जांपल दी थी लैंड की, एक एग्जांपल दी बिल्डिंग। ठीक है, ओके। अब डिफरेंस क्या हुआ, एक और चीज, ये क्या होते हैं, इनमें लेस अमाउंट के होते हैं ये, और ये क्या होते हैं, हायर वैल्यू के होते हैं। हायर वैल्यू के कैसे होंगे, लेट्स चेक नाउ। ठीक है, अब करंट एसेट्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन में मनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं और उनकी क्या होती है, लेस अमाउंट होती है। नॉन करंट एसेट जो लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, हायर वैल्यू के होते हैं और इनको टाइम ज्यादा लगता है कैश की फॉर्म में कन्वर्ट होने में। अब मेरे पास कैश बैलेंस पड़ा है, बैंक बैलेंस पड़ा है, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट करंट एसेट्स हो जाएंगे। अगर मैं यहीं पे बात करूं लैंड, मेरे पास कोई लैंड है, मेरे को कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और मुझे पैसे चाहिए। अब मैं इस लैंड को मार्केट में सेल के लिए जाती हूँ। इस लैंड को बिकने के लिए एटलीस्ट 1 से 2 महीने लग जाएंगे। पहले मैं इसका कोई वो ढूंढूंगी जो इसको खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब पहले मैं कोई ऐसा पर्सन ढूंढूंगी जो मेरी जमीन को खरीदने के लिए एग्री कर रहा है। सेकंड, रजिस्ट्री कट करवाओ, फर्द कटवाओ। सो लैंड को कैश की वैल्यू में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लग रहा है, और लैंड की वैल्यू हमेशा लैक्स में होती है या सीआर्स में होती है। सो हायर वैल्यू हुई और इसको लॉन्गर ड्यूरेशन लग रहा है कैश में कन्वर्ट होने के लिए। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग, मेरा कोई अपना घर है, मुझे इसको सेल करना है और एक न्यू घर लेना है। अब मुझे इस बिल्डिंग को बेचने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना, ऑन द स्पॉट तो बिल्डिंग बिकेगी नहीं। तो नॉन करंट एसेट्स वो सारे एसेट जिनको ज्यादा टाइम लग रहा है कैश की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, और ये हायर वैल्यू के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गई मेरे पास लैंड, बिल्डिंग। अगर मैं दूसरी साइड बात करूं करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स मेरे पास क्या आ रहे हैं, कैश जो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, बैंक ये भी मेरे पास किस में है, कैश की फॉर्म में ही है। अब और कौन सा ले सकते हैं हम लोग, डेटर्स। डेटर्स हो गए, बिल रिसीवेबल्स हो गए। डेटर्स क्या होते हैं, मैंने किसी को उधार पे पैसा दिया है और वो शॉर्ट वैल्यू का है, तो वो मेरे पास किस में आ जाएगा, डेटर्स में आ जाएगा, वो मेरा अपना पैसा है ना। उसके साथ बिल रिसीवेबल, मैंने कोई चीज बेची उससे मुझे भी पैसा आना है, वो भी क्या हो जाएगा, शॉर्टर ड्यूरेशन में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये था हमारा डिफरेंस। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू। आई होप जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। सी, करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्टेड इनटू कैश or consumed within one accounting year or one operating cycle, whichever is longer. Now what is accounting year, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, accounting year। accounting year होता है 1 year का टाइम, ठीक है, 1 year का टाइम पीरियड। जैसे हम लोगों का ईयर शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बट अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, अकाउंटिंग ईयर किसको बोलते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देखो एग्जाम्पल, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। इन्वेंट्री क्या होगी, जो भी मैंने दुकान में सामान रखा है बेचने के लिए, टी शर्ट, टॉप्स, पैंट, जीन्स, ट्राउजर्स, सब कुछ, वो सारा मेरा क्या हो गया, स्टॉक। सो समझ में आ गया करंट एसेट। सो करंट एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए और वो शॉर्टर ड्यूरेशन के होते हैं, उनमें टाइम कम लगता है और अमाउंट भी उनकी कम होती है। अब चलते हैं नॉन करंट एसेट्स। हाँ बट यहाँ आ रहा है, हाँ एक और चीज, करंट एसेट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हम लोगों को कौन सी चीज रिक्वायर्ड है। डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए मुझे करंट एसेट्स चाहिए। डे टू डे बिजनेस मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वेजेस देनी है, तो क्या यूज हो रहा है, कैश और बैंक यूज हो रहा है। सो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, करंट एसेट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में मैंने क्या बताया, जो लॉन्गर टाइम के लिए यूज होते हैं, जैसे लैंड, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल्स। ठीक है, वही जो मैंने अभी मतलब समझाया, सेम वही मतलब था। नाउ नेक्स्ट इज योर फिक्शियस एसेट एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ये थोड़ा ट्रिकी है, जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। व्हाट आर फिक्स्चर्स एसेट्स, यहाँ लिखा गया है दीज आर नॉट रियल एसेट्स, ठीक है, दे डू नॉट हैव अ रियलाइज्ड वैल्यू, they represent expenses or loss that are written off number of year, like preliminary expenses, advertisement suspense, loss on issue of debentures. अब मतलब क्या हुआ, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, एग्जामिनर इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके एमसीक्यू डालता है। तो फिक्स्चर्स एसेट्स क्या हुआ, टेक एन एग्जांपल, यहाँ दिया गया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। कह रहा है कोई भी लॉस है या कोई भी एक्सपेंस है, मैंने अभी हुआ, मेरे को एक्सपेंस और लॉस हुआ, बट इसका टाइम ड्यूरेशन आने वाले ईयर्स पे है, ठीक है। टेक एन एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस की एग्जांपल देती हूँ, इसको इसमें इंक्लूड नहीं करना, बट थोड़ा बताती हूँ इसके साथ लिंक करके समझाने के लिए। ये कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी, ठीक है, बट मैंने क्या किया, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मैंने क्या किया, इन तीनों महीनों की सैलरीज जो थी ना एम्प्लॉइज की, वो सिर्फ जनवरी के मंथ में ही मैंने सारी की सारी सैलरी क्या कर दी, पे कर दी। मतलब आने वाले 3 महीने की सैलरी मैंने जनवरी में ही पे कर डाली। तो ये क्या हुआ, मेरे पास एक किस्म का प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस, अभी मेरे को एक्सपेंस हुआ नहीं है, बट मैंने पहले ही उस एक्सपेंस को इनक्योर कर लिया और उसका बेनिफिट मुझे आने वाले टाइम पे होगा। तो ये एसेट तो नहीं है, रियलाइज वैल्यू होती है, जब किसी चीज को बेचने जाओ तो वो आपको वैल्यू देगा, वो चीज भी नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंस और लॉस हो रहा है, जो आने वाले टाइम के लिए हम लोगों ने इंश्योर कर लिया है, ठीक है। नाउ आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सी, क्वेश्चन है व्हाट आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो यहां से एग्जांपल लेते हैं किसी चीज की। अब लगा लो, मोनालिसा ले लो, मोनालिसा है, अभी मोनालिसा ने क्या करनी है, विंटर सेल लगानी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मोनालिसा ने अभी विंटर सेल लगानी है नेक्स्ट मंथ से। मोनालिसा क्या कर रही है, हर जगह उस चीज के क्या लगा रही है, पोस्टर लगा रही है, पोस्टर लगाती घूम रही है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, ये पोस्टर मैंने जनवरी के महीने में लगाए, तो इस पोस्टर का खर्चा मेरे को कब हो रहा है, जनवरी में क्या हो रहा है, इसका एक्सपेंस हो रहा है, बट इसका बेनिफिट मुझे क्या होगा, आने वाले टाइम में होगा। ये तो होगी एक सिंपल एग्जांपल, मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल से बताती हूँ। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी लगा लो हाइफन प्रोडक्ट मार्केट में बहुत हाइप पे है, ठीक है। हाइफन क्या कर रहा है, टीवी में ऐड लगा रहा है, इंस्टाग्राम पे ऐड करवा रहा है, पेड प्रमोशंस करवा रहा है, इन्फ्लुएंसर से ऐड करवा रहा है। वो क्या कर रहा है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस क्या कर रहा है, इंक्योर कर रहा है। और ये एक्सपेंस किस पे कर रहा है, वो एडवर्टीजमेंट पे कर रहा है, एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस कर रहा है। अब मान लो हाइफन ने एडवर्टीजमेंट पे 10 सीआर का खर्चा कर दिया। अब मुझे बताओ, ये जो 10 सीआर का खर्चा उसने एडवर्टीजमेंट पे किया, ये अगले महीने उसको सारा कवर हो जाएगा, नहीं कवर होगा। ये क्या होगा, विद टाइम कवर होगा, विद टाइम कवर होगा उसको ये वाला खर्चा। सो डेफर्ड का मतलब हो गया पार्ट में, रेवेन्यू का मतलब हो गया मेरी सेल, एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया मेरा एक्सपेंस। मतलब मैंने कोई एक्सपेंस किया, वो एक्सपेंस मुझे पार्ट पार्ट में क्या करेगा, उसको सेल में कन्वर्ट करेगा। लगा लो जनवरी में मैंने 10 करोड़ की एडवर्टीजमेंट की, और मैं मान के चलती हूँ हर मंथ, एवरी मंथ मुझे इससे कितना पैसा आएगा, सिर्फ 50 लाख ही जनरेट कर सकती हूँ। तो मतलब ये जो 10 करोड़ है, ये आने वाले मंथ में कवर अप होगा। सो मैंने क्या किया, खर्चा किया, और ये जो खर्चा है ये पार्ट पार्ट में मेरी सेल्स में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और इसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को ले सकते हैं।
ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारा किस में आ जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब यहीं से हम लोग इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू इज द रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है जो भी मैंने सेल्स की, रेवेन्यू इज कॉल्ड योर सेल्स। रेवेन्यू क्या हो गया मेरे पास, सेल्स की, उस सेल्स पे मुझे कुछ खर्चा करने पड़ा, उस सेल्स पे मैंने क्या किया, खर्चा, और उसका खर्चे का बेनिफिट मुझे क्या होगा, आने वाले टाइम में मिलेगा। टेक एन एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, R&D एक्सपेंस, मतलब कोई रिसर्च कर रही हूँ, उस रिसर्च में बहुत ज्यादा पैसा लग गया, बट उस रिसर्च का पैसा एक महीने में तो कवर नहीं होगा ना, आने वाले टाइम पे कवर होगा, दैट इज कॉल्ड माई deferred revenue expenditure। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटीज मैंने आपको बता दी कि लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटी वो सारा पैसा जो मेरा उधार पे है। दीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और द डेट। डेट होता है मेरा लोन, बिजनेस पेएबल टू आउटसाइडर्स लाइक लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अभी जनवरी मंथ चल रहा है लेकिन मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मैंने ना नवंबर मंथ का पे किया ना दिसंबर मंथ का पे किया, पिछले 2 महीने का बिल पे करने वाला है, दैट इज कॉल्ड माई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कि पिछले महीनों के खर्चे अभी पे नहीं किए, नेक्स्ट मंथ भी आ गया है, दैट इज कॉल्ड योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डेटर्स मैंने बता दिए, वो सारा पैसा जो मुझे मिलना है विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। क्रेडिटर्स जो मुझे 1 साल के अंदर लोन पे करना है, ये भी मैंने पीछे आपको बताया। नाउ योर रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम। व्हाट आर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस लाइक सेल ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टी शर्ट लाई 100 रुपीज की, इसको मैंने बेचा मार्केट में 200 रुपीज का। कोई भी चीज बेचने के बाद जितना भी मुझे पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड माई रेवेन्यू। 100 रुपए की चीज 200 रुपए की बेची, दैट इज कॉल्ड माई रेवेन्यू। इसमें से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपए का हो रहा है, सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ से, 100 रुपए। ठीक है, एक्सपेंस क्या हो गया, कोई भी खर्चा जो मुझे हो रहा है बिजनेस चलाने में, सैलरी पे कर रही हूँ, वेजेस पे कर रही हूँ, रेंट पे कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही हूँ, ये सब कुछ किसमें आ जाता है, मेरे एक्सपेंसेस में। ठीक है, इनकम्स यू ऑल नो, प्रॉफिट यू ऑल नो, लॉस यू ऑल नो, गुड्स भी आपको पता है, स्टॉक भी पता है, परचेज भी पता है सबको, ये तो बेसिक टर्म्स है, सेल्स, डिस्काउंट। ना व्हाट आर वाउचर्स, यहां से मेन शुरू होता है वापस से। ठीक है, व्हाट आर वाउचर्स, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वाउचर्स क्या हो गए मेरे पास, जैसे मैं चेक किसी को इशू करती हूँ, और इसमें क्वेश्चन भी आया है PYQ, मैंने किसी को चेक इशू किया, इस चेक में क्या होता है, अमाउंट का एक कॉलम होता है, इसमें एक डेट का कॉलम होता है, ठीक है, कौन पे कर रहा है उसका कॉलम होता है, फिर सिग्नेचर का कॉलम होता है। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स वाउचर इज लाइक अ चेक। ठीक है, बट वाउचर क्या होता है, प्रूफ होता है हमारे पास कि हम लोगों ने कोई ट्रांजेक्शन की है। चेक हम लोग पेमेंट के लिए करते हैं, वाउचर हमारे पास प्रूफ है किसी भी ट्रांजेक्शन का। सी, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट that serve as a evidence for a business transaction in the books of account। ठीक है, वाउचर इज टोटली लाइक अ चेक, जैसा जितनी भी चीजें चेक पे लिखी होती हैं सेम चीजें हमारी वाउचर पे भी लिखी होती हैं, बट डिफरेंस ये है, चेक हम लोग यूज करते हैं किसी को पेमेंट करने के लिए, वाउचर क्या होता है, हमारे पास एक एविडेंस होता है, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुई है उस चीज का एविडेंस जो होगा, जो हम लोग रिसिप्ट वगैरह देंगे, दैट इज कॉल्ड माई वाउचर। नाउ अकाउंटिंग पीरियड, जो मैंने अभी बताया, अकाउंटिंग पीरियड इज द बिजनेस ईयर, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, और ये डेट ही पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी, कैपिटल मैंने बताया था अभी, व्हाट इज कैपिटल, वो सारा पैसा जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए।
ठीक है। तो अब मैं कोई पैसा किसी बिजनेस में लगा रही हूँ, वो 100-200 तो नहीं होगा, या तो वो लैक्स में होगा या तो वो सीआर में होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, मैंने जो सारा पैसा लगाया, ठीक है, किस पे लगाया, किसी भी एसेट परचेज करने में, किसी भी एसेट परचेज करने में, दैट इज कॉल्ड माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये हमेशा लार्ज वैल्यू का होगा, लार्ज वैल्यू का होगा, और ये हमेशा नॉन करंट एसेट्स में जाएगा, नॉन करंट चीजों में जाएगा। सी, इट इज द एक्सपेंडिचर, मतलब ये खर्चा हो रहा है किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को लेने के लिए। और फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं मेरे, नॉन करंट एसेट्स, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे मेरे पास क्या आ रहे हैं, मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स आ रहे हैं। ठीक है, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारा पैसा जो मैं लगा रही हूँ नॉन करंट एसेट्स को परचेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हमारा जो आज का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड योर टाइप ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे दिया गया है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट की कुछ 3 बाइफर्केशंस दी गई हैं। देन हमें दिया गया है इसके रूल्स, देन आता है रियल अकाउंट। ओके, पहले हम लोग पढ़ते हैं रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट थोड़ा इजी है, हम लोग रियल अकाउंट को लेके चलते हैं। तो रियल, हाँ ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन वी मूव ऑन टू द इसको समझना कैसे है। कह रहा है बिजनेस एसेट्स फॉल अंडर रियल अकाउंट। Asset could be tangible, intangible. Real account is balance sheet account which are used for recording asset, liability and owners equity. ठीक है, tangible which are related to the asset which can be touched, intangible is the different. See, अब इसको कैसे पढ़ते हैं। Okay, we are having a real account, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में उसने बोला हमारे पास क्या आ रहा है, टैंजिबल एसेट्स है, और हमारे पास क्या है दूसरी साइड, इंटेंजिबल एसेट। अब डिफरेंस क्या हुआ देखते हैं। ठीक है, सिंपल चीज याद रखना, जहां पे भी वर्ड रियल आ गया, रियल मतलब किसके साथ रिलेटेड है, ये हमेशा हमारा एसेट के साथ रिलेट करेगा। और एसेट्स की बाइफर्केशन मैंने क्या दी अभी, कैश दी, बैंक बैलेंस दिया, ठीक है, फिर मैंने लैंड की एग्जांपल दी, बिल्डिंग की एग्जांपल दी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दी, बट यहाँ पे और बाइफर्केशन आ गई, टैंजिबल एंड इंटेंजिबल। टैंजिबल वो सारे के सारे एसेट्स, टेंजिबल वो सारे के सारे एसेट जिनको मैं क्या कर सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, एंड इनटेंजिबल जिनको मैं टच नहीं कर सकती। अब आप बोलोगे कि ऐसे कौन से एसेट्स हो गए जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते। पहले टेंजिबल पे आते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई लैंड है, मैं उसको टच कर सकती हूँ, डेफिनेटली यस। बिल्डिंग है, बिल्डिंग को टच कर सकती हूँ, डेफिनेटली यस। कैश को भी कर सकती हूँ, उसके बाद बैंक अकाउंट में जो मेरा पैसा पड़ा है उसको भी मैं टच कर सकती हूँ। तो टेंजिबल वो सारी चीजें जिनको मैं टच कर पा रही हूँ, बट इंटेंजिबल क्या हुआ, इंटेंजिबल जिनको मैं टच नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ के डालेगा कि ऐसा कौन सा एसेट होता है जिसको मैं टच नहीं कर सकती, इट्स कॉल्ड योर गुडविल। नाउ व्हाट इज गुडविल, गुडविल होती क्या है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, दैट इज कॉल्ड योर रेपुटेशन, नॉट एग्जैक्ट रेपुटेशन, बट वी कैन टेक इट एज ए रेपुटेशन। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी जम्मू में स्टारबक्स ओपन हुआ, ठीक है, अब इस स्टारबक्स की फ्रेंचाइज की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 CR है। अब मेरे को ही ये स्टारबक्स ओपन करना होता, इस स्टारबक्स की फ्रेंचाइज लेने के लिए मैंने कितना देना था, 1 CR देना था। बट ये 1 CR मैं दे किस चीज के लिए रही हूँ, ये मैं किसके लिए दे रही हूँ, उसकी गुडविल के लिए। गुडविल मतलब स्टारबक्स जब से लॉन्च हुआ उसने अपनी मार्केट में एक ऐसी इमेज बनाई, एक अपनी ऐसी ब्रांड वैल्यू बनाई कि जिसकी कॉफी पीने के लिए लोग अगर 1000 की भी है ना तो वो देने के लिए रेडी है। क्यों, क्योंकि उसने अपनी मार्केट में एक ऐसी इमेज क्रिएट की,
है, एंड दिस व्हाट इज दिस इज कॉल्ड योर उसकी गुडविल। ठीक है, कोई भी ब्रांड अगर कॉस्टली है, क्यों कॉस्टली है? क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है मार्केट में, एंड दैट ब्रांड वैल्यू इज कॉल्ड योर गुडविल। उस ब्रांड वैल्यू को आप टच कर पा रहे हो? नहीं टच कर पा रहे, सो दैट इज कॉल्ड योर इंटेंजिबल एसेट। हाँ, तो स्टारबक्स की अपनी ब्रांड वैल्यू है ना, बट इस ब्रांड वैल्यू को मैं टच नहीं कर पा रही हूँ, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा और उसको नाम दिया जाता है गुडविल का नाम। ठीक है, सो रियल अकाउंट में हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उनकी बात की जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसके ऊपर रूल कौन सा लगता है? अकाउंट्स में दो पार्ट होते हैं, वन इज योर डेबिट पार्ट, सेकेंड इज योर क्रेडिट पार्ट। हमेशा अकाउंट्स में दो पार्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अब रियल अकाउंट किसके साथ डील कर रहा है? एसेट्स के साथ डील कर रहा है। अब इसके ऊपर हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा उसकी बात करते हैं। डेबिट की अगर मैं बात करूं, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट में रूल अप्लाई होगा व्हाट गोज आउट। अब यहां से देखते हैं कि ये कैसे रूल अप्लाई हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ध्यान से देखना। मैंने मशीनरी परचेज की फॉर कैश। ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन दी गई है। अब मेरे को क्या करना है? इस पे रूल अप्लाई करना है। पहले मैं यहाँ से दो चीजें ढूंढती हूँ। हमेशा अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट के लिए दो मेन आइटम्स ढूंढनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ? मशीनरी ले रही हूँ। किस पे ले रही हूँ? कैश पे ले रही हूँ। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या है? मशीनरी भी मेरा क्या हुआ? एसेट्स हुआ। कैश भी मेरा क्या हुआ? एसेट्स हुआ। दोनों चीजें एसेट्स हुई। अब यहाँ पे रूल क्या हो रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन। इस पूरी लाइन में मेरे पास क्या आ रही है? मशीनरी आ रही है, तो मतलब मेरे पास क्या आई? मशीनरी आई। मशीनरी क्या हो रही है? कम्स इन। तो मशीनरी यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास? डेबिट में चली जाएगी। ठीक है, मशीनरी कहाँ जा रही है? डेबिट में। अब मैंने मशीन ली तो मेरे हाथों से क्या गया? कैश गया। तो रूल क्या बोल रहा है? गोज आउट। तो गोज आउट क्या कर रहा है? कैश कर रहा है। सो दूसरी आइटम थी कैश, और कैश क्या हो जाएगा मेरे पास? क्रेडिट। देखा कितना इजी था इसको सॉल्व करना। ठीक है, रियल अकाउंट में आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, मतलब जितने भी एसेट्स हैं। ठीक है, रूल क्या अप्लाई होता है? जो भी आएगा उसको करेंगे डेबिट, जो भी जाएगा उसको करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे मैंने मशीनरी खरीदी तो मेरे पास क्या आई? मशीनरी। तो मशीनरी को मैंने क्या कर दिया? डेबिट। और कैश मेरे हाथों से गया तो गोज आउट, बाहर जा रहा है। कैश बाहर जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। सो रूल हमारा रियल अकाउंट का अप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसी की डेफिनेशन पे। रियल अकाउंट फॉल अंडर रियल अकाउंट, और इसके अंदर सारे के सारे क्या आ रहे हैं? सी एसेट्स आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से आ रहे हैं? टेंजिबल और इनटेंजिबल आ रहे हैं। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स दैट आर रिलेटेड टू एसेट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट कैन नॉट टच्ड, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। व्हाट इज पेटेंट एंड ट्रेडमार्क? पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स होता है मैंने कोई प्रोडक्ट खुद से रिसर्च करके बनाया और उस प्रोडक्ट का मैं पेटेंट राइट ले लूंगी कि ये जो प्रोडक्ट है ये कोई और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, बिकॉज इसको मैंने अपनी नॉलेज से बनाया है। सो दैट इज कॉल्ड माई पेटेंट। गोल्डन रूल क्या था? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। सेम रूल जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, कोई चेंज नहीं। अब देखो, यहाँ पे वो बोल रहा है मशीन परचेज की कैश में। मशीन आई तो कहाँ गया? डेबिट में। कैश गया तो कहाँ गया? क्रेडिट में। वही रूल जो मैंने अभी बताया वही अप्लाई हुआ। नाउ नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं अब। See, अब हमारे पास सेकेंड अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट दो चीजों के साथ डील करता है, एक्सपेंसेस और
इनकम के, ठीक है। और एक्सपेंसेस में हम लोग लॉस भी ले सकते हैं, इनकम में हम लोग गेन्स भी, ठीक है। सो नॉमिनल अकाउंट किसके साथ डील कर रहा है, एक्सपेंस लॉस और इनकम एंड गेन्स के साथ। अब इसका रूल चेक करते हैं, रूल क्या होगा, रूल बोल रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। सबसे इजी, जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको डेबिट कर दो और जितनी भी इनकम्स हो रही है उनको कर दो क्रेडिट। अब यहीं से पहली एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है सैलरी पेड इन कैश, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या बोला, हर एंट्री में आपको दो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, फर्स्ट इज योर डेबिट, सेकेंड इज योर क्रेडिट। अगर मैं यहाँ डेबिट और क्रेडिट के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वो बोल रहा है सैलरी मैंने क्या की, पे की। अब मैं सैलरी पे कर रही हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो सैलरी मेरा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या बच रही है, कैश बच रहा है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कैश क्या है, हमारे पास एसेट्स है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, जितनी भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कहाँ डालना है, डेबिट में। सैलरी को पे किया, सो डेबिट में क्या चला जाएगा मेरे पास, एक्सपेंस चला जाएगा। क्या गया मेरे पास, एक्सपेंस गया, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या आ गया यहाँ पे मेरे पास, सैलरी। अब बचता है क्रेडिट। अब दूसरी आइटम तो मेरे को इसमें क्या मिली, सिर्फ कैश। जब मैं सैलरी पे कर रही हूँ तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। और हम लोगों ने रियल अकाउंट में रूल क्या पढ़ा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश बाहर जा रहा है तो कैश क्या आ जाएगा मेरे पास, क्रेडिट में, ठीक है। यहां तक हो गया, दिस इज कॉल्ड माई नॉमिनल अकाउंट। यहीं से एक इनकम की भी एग्जांपल देते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसमें एक्सपेंस क्या है या इनकम क्या है, सी कमीशन मेरे को रिसीव हुई, दिस इज कॉल्ड माई इनकम, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बच गई यहाँ पे, कैश। और हर एंट्री में मुझे एक चीज डालनी है डेबिट में, एक चीज मुझे डालनी है क्रेडिट में, ठीक है। अब देखो कमीशन रिसीव हुई, इनकम है, और मैंने क्या बोला था, जो भी इनकम होगी वो किस में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। सो कमीशन रिसीव्ड किस में चलेगी मेरे पास, क्रेडिट में चलेगी, ठीक है। अब कमीशन जब रिसीव हो रही है वो किस में रिसीव हो रही है, कैश की फॉर्म में रिसीव हो रही है, मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है। और रियल अकाउंट कैश क्या है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ रहा है, सो डेबिट में मेरे पास क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। सो ये दो रूल्स थे नॉमिनल और रियल के। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट वाले पे, विच इज नोन एज योर पर्सनल अकाउंट। ओके, अब जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। अब सिंपल वर्ड है पर्सनल, पर्सनल से क्या समझ में आ रहा है, कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन के साथ रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल अकाउंट। सी अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका मतलब आएगा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्यों आ रही है, पर्सनल तो पर्सन के साथ हुआ, हम लोगों ने यहाँ वर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्यों लिया। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कंपनी की, कंपनी को हम हमेशा बोलते हैं, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है, सी हम लोगों का जन्म होता है, हमारा क्या बनता है, डेट ऑफ बर्थ बनती है, हमारा नेम रजिस्टर्ड होता है, कौन सी डेट को बर्थ हुआ है वो रजिस्टर्ड होता है। इन द सेम फॉर्म जब मुझे कोई कंपनी एस्टैब्लिश करनी होती है, कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए उसका नेम मतलब डॉक्यूमेंट्स में लिखाना पड़ता है, कौन सी डेट को फॉर्म कर रहे हैं वो लिखाना पड़ता है। जैसे हमारे में फादर्स नेम होता है, वहां पे ऑनर नेम होता है। तो कंपनी है तो एक पर्सन है, बट ये कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज को लेके आए। और यहाँ पे भी बाइफर्केशन दिया है, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल क्या हो गया, जो भी किसी कंपनी का है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
डेबिट क्या करेंगे, जो भी चीज रिसीव हो रही है वो जाएगी डेबिट में, और जो भी चीज दे रहे हैं वो जाएगी क्रेडिट में। सी, शाम पेड मिस्टर शाम 24,000 बाय चेक। ठीक है, पैसा किसके पास जा रहा है, पैसा किसके पास गया, शाम के पास गया, और यहाँ क्या लिखा है, जो भी रिसीवर होगा उसको डालेंगे डेबिट में। पैसा किसके पास जा रहा है, शाम के पास, तो शाम को क्या कर दिया मैंने, डेबिट। अब दे कौन रहा है, नेक्स्ट क्या बच गया, ये चेक, ये वाला वर्ड नहीं है, दिस इज योर दिस चेक। ठीक है, तो चेक क्या है, बैंक है, तो वो किस में चला जाएगा, बैंक में। तो जो भी दे रहा है वो जाएगा क्रेडिट में, जिसको मिल रहा है वो जाएगा डेबिट में। ठीक है, ओके, ये तो इसी की एग्जांपल दी गई है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी हैव टॉक्ड अबाउट द नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ से एक बार नॉमिनल अकाउंट लो, अभी पीछे पढ़ाया। नॉमिनल अकाउंट किसके साथ रिलेट कर रहा है, रेवेन्यू के साथ, इनकम्स के साथ। ठीक है, जितनी भी इनकम्स हो रही है, प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, वो किसमें आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट में। मैंने भी यही बताया था। अब वो बोल रहे हैं डेबिट में सारा कुछ क्या डालना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस। क्रेडिट में क्या डालना है, जितनी भी इनकम्स और गेन्स हो रही है। ये भी मैंने पीछे स्लाइड में तुम लोगों को प्रॉपर डिटेल में बताया। अब यहाँ से इसकी जर्नल एंट्री चेक करते हैं। ठीक, अब वो बोल रहे हैं परचेज रॉ मटेरियल फॉर 15,000 इन कैश। मैंने कोई चीज परचेज की, परचेज करना इज माई एक्सपेंस, और मैंने क्या बोला, जो भी एक्सपेंस होगा वो किस में जाएगा, डेबिट में। नाउ व्हाट इज कैश, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का मतलब क्या था, जो भी चीज आपके हाथों से जा रही है उसको डालेंगे क्रेडिट में। तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और कैश किस में चला गया, मेरा क्रेडिट में। ठीक है, वही जो मैंने अभी रूल बताया। ओके, वही इनकम गेन एक्सपेंस एंड लॉस। ओके, तो आज हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तीनों पढ़े। देन डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पढ़ा, जो मेन था। बुक कीपिंग क्या था, जस्ट रिकॉर्डिंग पार्ट, और अकाउंटिंग क्या था, प्रॉपर डिटेल्ड फॉर्म में। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप था, अकाउंटिंग सेकंड स्टेप था, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बेसिक आइटम्स पढ़ी, लाइक कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होती हैं, एसेट्स क्या है, एसेट्स की टाइप पढ़ी। बट आई थिंक आई एम लेफ्ट विद वन थिंग, वो एक बार पढ़ते हैं। मैंने आपको लाइबिलिटी के टाइप्स नहीं पढ़ाई। ओके, एक बार लाइबिलिटीज की टाइप पढ़ो, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फर्स्ट पूरा कंप्लीट आता है। लाइबिलिटीज में भी वी आर हैविंग टू लाइबिलिटीज, वन इज योर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, देन इज योर नॉन करंट लाइबिलिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जैसे एसेट्स में करंट एसेट जिनकी ड्यूरेशन 1 पीरियड थी, तो करंट लाइबिलिटी क्या हुई, जो 1 ईयर के टाइम ड्यूरेशन है, 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन, मतलब जिनको हम लोगों को पे करना है, पे विद इन 1 ईयर। ठीक है, ये क्या होगी मेरे पास, करंट लाइबिलिटीज। अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करें, ये क्या हुई, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, और इनकी क्या होती है, लार्ज वैल्यू है, लार्ज वैल्यू। अगर मैं करंट लाइबिलिटीज की एग्जांपल्स की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे पैसा उधार पे लिया है उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। फिर आ जाता है शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, देन आ जाता है बिल्स पेबल। ये तीन इसमें आ जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, ये मेरे पास आ जाती है बाइफिकेशन, करंट 1 ईयर के लिए, जिनको 1 ईयर के लिए अंदर पे करना है, और ये होते हैं स्मॉलर वैल्यू के, दीज आर फॉर स्मॉलर वैल्यू। ये क्या होते हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए इनकी लार्ज वैल्यू होती है, लाइक लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म
हमारे पास जितने भी हम लोग लोन्स वगैरह लेंगे वो किस में आ जाते हैं, इसमें। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 1 होता है कंप्लीट। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कल हम लोग अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे विच इज रिलेटेड टू द लेजर। ठीक है, सो इन सभी लेक्चर्स को इसको प्रॉपरली रिवाइज करना, एक एक टर्म ध्यान से पढ़ना, बिकॉज बेसिक टर्म से क्वेश्चंस आएंगे। अगर बेसिक टर्म कंप्लीट होंगी देन आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड कर सकेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।